ये एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ नीट रिजल्ट जो आपका आया 2024 में, उसके रिगार्डिंग हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगला स्टेप हम क्या लोग ले सकते हैं। सिर्फ टैग करने से किसी को कुछ नहीं होने वाला, अभी मैं समझ चुका हूँ। अब हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, हमें लीगल एक्शन लेने पड़ सकते हैं, एथिकल एक्शन लेने पड़ सकते हैं, हमें सोशल एक्शन लेने पड़ सकते हैं। पहले मैं आपके सामने एक बार क्लियरली चीज़ें लिख देता हूँ। अभी तक मैं सारी चीज़ें आपको इन शॉर्ट में बता रहा था, मैं डिटेल वीडियो बना रखा है ताकि सब चीज़ों को समझ में आ जाए। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनको समझ नहीं आ पा रहा कि एक्चुअली हुआ क्या है, एनटीए स्कैम करा, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, हम बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन असल मायनों में उसका प्रोडक्टिव रिजल्ट तब आ पाएगा जब हम पहले प्रॉपरली समझेंगे क्या हुआ है और उसके बाद फिर हम एक्शंस लेने के बारे में सोचेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखने की कोशिश करना है। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको, क्योंकि हमने देख लिया यार, क्योंकि हमने क्या देख लिया कि जो जिनका हमने देख लिया कि भाई बहुत इमोशनली लोग हमारे साथ कनेक्टेड थे, ये था वो था, बच्चे हमारे लिए सब कुछ थे, लेकिन जब मेन टाइम आया, ये वो टाइम है जब स्टूडेंट्स का खड़ा होना चाहिए, ये वो टाइम है, अभी वो समय है। क्योंकि अभी वो स्टूडेंट्स जो कि 630-40 नंबर का 50 नंबर का करके आया था, 650 नंबर में वो सोच रहा था कि यार चलो मेरी गवर्नमेंट सीट तो पक्की हो जाएगी, लेकिन 650 नंबर में वो उसका आता पता कुछ भी है ही नहीं। उन स्टूडेंट्स के लिए खास चिंता की बात नहीं है जिनके यार 715-720 नंबर आ रखे, उनको तो मिल ही जाएगा जो भी मिलेगा। लेकिन वो बच्चा जो कि एक एक नंबर से जिसके लिए मायने रखता था, जिसने बहुत भयंकर मेहनत की थी, उस बच्चे के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, पहले सबने किया, सबकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, सारे के सारे एडटेक्स वगैरह ने क्या काम कर दिया, अपने अपने कोचिंग सेंटर वालों ने अपने अपने AIR-1 को उठा दिया कि भाई हमारी तरफ से AIR-1 है। अब तो AIR-1 की भरमार है, उठा लो जितने उठाने। अब आपको 67 बच्चे, आपको AIR-1 है, जिसको जो लेना वो ले लो। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो रैंकिंग में कहीं नजर नहीं आ रही, जिन्होंने 4-4, 5-5 साल अपने झोंक दिए थे और उसके बावजूद उन्हें अब सब कुछ डार्क दिखाई दे रहा, आगे कुछ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, कुछ उनके बाद भविष्य के लिए कुछ बचा ही नहीं। पहले एटलीस्ट ये तो था कि चलो यार इस अटेम्प्ट में नहीं होगा, अगले अटेम्प्ट में आएगा नहीं, लेकिन किस उम्मीद के साथ करेंगे इस बार, क्योंकि 650-700 नंबर का स्कोर, 720 नंबर का स्कोर भी अब ऐसा नहीं रहा। यानी 100% वर्क करने के बावजूद भी, 720 में से 720 का कर देने के बावजूद भी बच्चा अब एम्स दिल्ली में नहीं जा पा रहा है। तो अब उसके पास क्या एक्सपेक्टेशन है, किस उम्मीद के साथ वो पेपर की तैयारी करेगा। इतना रिगरस प्रोसेस होता है, इसको वही समझेगा जिसने प्रोसेस किया। मैं क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सब बातें, ये ना मैं भी निकाल के लाया अपनी अलमीरा से। ये चीज़ें पता है आपको क्या है इसमें रखा हुआ, मेरे साथ एग्जैक्टली ये चीज़ पहले हो चुकी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये देखो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेंगे, पेपर्स है मेरे जो एग्जाम के थे, और ये मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूँ कि मेरा इसके पीछे क्या इंटरेस्ट है, मैं आप लोगों से कितना क्यों बोलने में लगा हुआ। ये ना हाईकोर्ट नैनीताल में मैंने एक बार रिट जारी की थी जब 2014 में मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया था। उस समय अगर आप देखोगे लोकसभा इलेक्शन थे सेम जैसे इस बार थे। लोकसभा रिजल्ट के बाद, क्योंकि इसमें मेरे पास पेपर की सारी कटिंग है, सारे एविडेंस है, उस समय क्या हो गया था, उस समय मैं आपसे लिंक करती बात इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, टाइम बर्बाद किसी का नहीं कर रहा। ये मैंने आज तक किसी को कभी बात नहीं कही, यूट्यूब में मैंने आज तक कभी ये बात किसी को कभी नहीं कही इस बारे में, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज प्रॉपर इसके लिए आपके लिए समझने के लिए मौका है। इसमें ना हुआ क्या था, एक शॉर्ट स्टोरी में 2 मिनट के अंदर आपको समझाता हूँ। मेरे 2014 का जब मेरा पेपर आया, बोर्ड का रिजल्ट आया, मैंने सोचा था कि भाई मैं टॉप कर दूंगा उत्तराखंड बोर्ड को, मैं स्टेट बोर्ड से था। लेकिन उसके बाद रिजल्ट जब देखने को मिला, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। घर भर में सबको लगने लगे कि भाई ये क्या है, तो बहुत बोल रहा था कि इतने इतने मार्क्स का इसने किया, ये किया, रिजल्ट तो इसका ऊटपटांग सार का। फिजिक्स में मुझे नंबर दे रखे 48-70 में से, और मैं लेके चल रहा कि भाई मुश्किल से एक आध कट जाएगा, 70 में से 67-68 लेके चल रहा था। जब मैंने देखा ये क्या हो गया, तो फिर मैंने बहुत दिनों तक मैं निकल नहीं पाया उस सदमे से बाहर। लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे मेरे फादर की हेल्प से, फैमिली की हेल्प से, उन दिनों ऐसा प्रोसेस था कि RTI डाल सकते थे। RTI के थ्रू मैंने अपनी नोटबुक्स मंगा ली, अपनी शीट्स मंगा ली, आंसर शीट्स। ये आपको दिख रहा होगा, ये तो मेरे नोट्स हैं जो मैंने रखे थे एविडेंस के तौर पर। उसके अलावा ये आपको कॉपी दिख रही होगी, ये इस तरह से मुझे कॉपी मिली थी, आपको दिखेगी नहीं एग्जैक्टली इसमें क्या क्या लिखा हुआ, लेकिन इस तरह की लगभग कॉपी होती है। जैसे ये कॉपी है, ये मेरी इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तराखंड की थी, हिंदी मीडियम मेरा था, ये इस तरह से है। आप बोलोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। इस तरह की 2 और 5 पूरी की पूरी 5 कॉपीज़ मैंने मंगाई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मंगा दी। उसके बाद भाई जब मैंने देखा कि मेरे रिजल्ट में क्या हुआ, तब मुझे समझ में आने लग गया कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबली। उस समय माय डियर मेरा रिजल्ट जो था उसमें ना इतनी भयंकर हेरफेर थी कि मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बताऊं, क्योंकि आपको दिख नहीं पाएगा, बस मैं समझा देता हूं। एग्जाम्पल में क्या आपको बताऊं कि फिजिक्स में पहले पेज में मैंने 3 क्वेश्चन किए थे। पहले नंबर के क्वेश्चन में 0, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में 0 घुमा के दिया था मुझे, और बोला गया था कि भाई आपका आंसर बिल्कुल 0, जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने 158 हर्ट्ज उसका आंसर आ रहा था, मैंने उसका आंसर 1.58 × 10⁻² हर्ट्ज लिखा था, सामने वाले ने मेरा 0 कटा दिया। अब बोलो क्यों क्या किया होगा ऐसा, क्योंकि वो सारी कॉपीज चेक की थी किसने, सर PTI ने। न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें मैंने लगा रखी है, चिपका रखी है कि PTI ने उन दिनों कॉपी चेक की थी फिजिक्स की, तो PTI को लगा कि भाई 1.58 × 10⁻² अलग होता है और 158 अलग होता है, उन्होंने 0 घुमा के दे दिया। ऐसे ही करके मेरी भयंकर तरीके से कॉपी चेक हुई थी। सिर्फ मेरी मैथ्स में कॉपी ठीक चेक हुई थी, इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट में ऊट पटांग तरीके से कॉपी चेक हुई। वो एक डिफरेंट मसला है, उसे कभी चेक करूंगा। इस प्रोसेस में मैंने क्या किया, इस दौरान मैंने ये किया था, मैं आपको बताता हूँ, मतलब सिर्फ फैमिली के सपोर्ट से किया। आप लोग अभी अकेले नहीं हो, चिंता मत करो। इस तरह की एप्लीकेशन लिखी, मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि इस एप्लीकेशन
एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ, ये एप्लीकेशन मैंने लिखी ऑनरेबल हाई कोर्ट जो नैनीताल है उनको लिखी मैंने, ये पूरी एप्लीकेशन मेरे शब्दों में लिखी गई है इस तरीके से। फिर एक एप्लीकेशन लिखी मैंने रामनगर की अथॉरिटी को जिन्होंने बोर्ड का पेपर बनाया था, मैं रामनगर खुद गया, नैनीताल हाई कोर्ट में अपने फादर के साथ गया, वहाँ सारा का सारा केस लड़ा। अब बताओ इस सिचुएशन में जब 12th बच्चा कर रहा होता है और उस समय उसके एंट्रेंस आ रहे होते हैं, जैसे आप लोगों के जेई नीट आ रखे हैं, ऐसी सिचुएशन में वो हाई कोर्ट के चक्कर मारने लगा, क्या 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 प्रेशर बनता होगा, क्या किस तरह की सिचुएशन होती है समझ सकते हो। इसीलिए मैं आपके साथ एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि यही सिचुएशन ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ है। जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, अब आपकी कंडीशंस अलग अलग हो सकती है भाई, हर किसी के लिए पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती, इतनी भी आसान है भी नहीं पढ़ाई, और ऊपर से कंपटीशन 25 लाख लोगों का कंपटीशन झेलना, उस प्रेशर में पढ़ाई करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी जब स्टूडेंट एग्जाम देता है, कैंडिडेट एग्जाम देता है और उसको एक निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाता, ये कोई नहीं कह रहा कि भाई हमें दिक्कत है कि 720 आ गए किसी से, इससे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 720 आ जाए, 67 के आ जाए या 67,000 के आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने सामने लिखी है, सबसे पहली बात यह है कि 67 जो ये 25 लाख बच्चे हैं उनमें से 67 बच्चों की आई है 720 में 720, जो कि एक बहुत बहुत अपने आप में मानने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये इसीलिए थोड़ा शक के घेरे में आ जाती है बात, क्योंकि इसमें से हमारे पास जो 69 स्टूडेंट है, शुरुआत के 69 स्टूडेंट है, अगर आप उसमें देखोगे 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक ही सेंटर से हैं। इन 8 स्टूडेंट में 6 स्टूडेंट की तो पूरी की पूरी नंबर आ रखी है 720, लेकिन बाकी जो 2 हैं उनकी आ रखी है 718 और 719। मेरा इन स्टूडेंट से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने किसी के नाम वगैरह नहीं लिख रखे, क्योंकि मुझे किसी स्टूडेंट वगैरह को डिफेम नहीं करना। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई एक पर्सन है, 2 स्टूडेंट है जिनको 718 719 में मार्क्स मिले। अब ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाला फैक्ट है कि 718 19 कैसे मिले। क्यों है सर चौंकाने वाला? क्योंकि कुछ पेरेंट्स देख रहे होंगे तो मैं उनको समझा देता हूँ। 720 नंबर का अगर पेपर होता है, कोई बच्चा पूरा पेपर करता है तो 720 का उसने किया। हो सकता है कि उसने जो लास्ट क्वेश्चन था, मतलब पूरे क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन जो था, मान लेते हैं उसने एक क्वेश्चन किया और वो उससे गलत हो गया, और एक क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन था उसने किया और वो सही भी हो गया। तो इसमें क्या होगा कि इस केस में तो 719 क्वेश्चन करने के बाद, मान लेते हैं 719 क्वेश्चन थे, ये भी सही कर दिया तो 720 पूरे हो गए। लेकिन 719 करने के बाद अगर उसने क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक तो पेनल्टी कटेगी गलत करने की, नेगेटिव मार्किंग की, और इसके 4 मार्क्स और कटेंगे, यानी कि कुल मिलाकर इसके 5 मार्क्स कटेंगे। तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर 719 मार्क्स का सही करने के बाद बच्चा क्या करता है, अगर एक क्वेश्चन को गलत क्लिक करता है तो 5 नंबर उसके जाते हैं, उसके 715 मार्क्स आ सकते हैं। अगर मान लेते हैं वो एक नंबर को स्किप कर देता है, छूता ही नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सिर्फ 4 नंबर लेस होंगे उसके, इसीलिए उसके यहाँ पर 716 मार्क्स होंगे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि किसी भी बच्चे के सिर्फ 715 या 716 मार्क्स ही हो सकते हैं, मिनिमम 716 हो सकते हैं। 720 के बाद अगला स्टेप 716 ही हो सकते हैं, 717 भी नहीं हो सकता, 18 भी नहीं हो सकते, इस तरह से कुछ भी नहीं हो सकते। 18 19 यहाँ पर हुए हैं। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन था, एनटीए ने इसका जवाब दिया कि सर हमने ना ग्रेस वगैरह दिया। ये क्या उटपटांग चीज़ चली है? ग्रेस कैसे दिया जाता है भाई? किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है? सब बच्चों को ग्रेस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर बोनस मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए। अभी कुछ ही बच्चों को अलग से बोनस दिया रहा है, ये कौन सा न्याय है? ये बहुत ही ज़्यादा बेहुदा बात है। इसका एक्सप्लेनेशन भले उनके द्वारा दिया गया, तो ये एक बात आपको समझ में आ रही है। दूसरी बात है, 125 सीट अवेलेबल है दिल्ली में। दिल्ली एम्स में आप जाओगे 125 सीट अवेलेबल होती है ओवरऑल, उसमें से लगभग 46 सीट्स होती है सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, जीसी के लिए। अब जनरल कैटेगरी में कोई बच्चा, एक बार के लिए समझ लो कि ये सारे बच्चे वैलिड हैं, आप समझ भी लो, एक बार के लिए सारे बच्चे हम कह रहे हैं कि ठीक है यार हो गया, चलो 67 बच्चे हैं जो, अब ये 67 बच्चों को सीरियल नंबर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि 67 बच्चे इक्विवेलेंट है, एक जैसे नहीं है, इनमें कोई ऊपर कोई नीचे है, भले ही सबको रैंक 1 दे रही है। और उसका डिसीजन कैसे लिया जाएगा? क्योंकि सबके मार्क्स तो सेम टू सेम है। पहले बोला जाता था कि भाई जिसके बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको सीनियरिटी दी जाती है, फिर अगर बायोलॉजी में सेम है, जिसके केमिस्ट्री में ज़्यादा होंगे उसको सीनियरिटी दी जाती है, फिर उसमें भी सेम है, जिसके फिजिक्स में ज़्यादा होंगे उसको सीनियरिटी दी जाती है, फिर एज का फैक्टर था। अब यहाँ मार्क्स तो सबके इक्वल वैलेंट है, इसीलिए क्या किया जाए, तो इन लोगों ने एक अजीब सा काम किया, बहुत अजीब सा काम कि एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पर, जिसने मतलब फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम जो होता है, नहीं पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम, उस आधार पर इन्होंने बोला कि हम तुम्हें बांट देंगे नंबर, यानी तुम्हें रैंकिंग दे देंगे। इसका घाटा क्या होगा? इसका घाटा ये होगा कि यहाँ पर सीट्स है 46, मान लेते हैं 50वें नंबर का जो सीरियल नंबर पड़ रहा होगा, जिसने 50वें नंबर में एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, वो बच्चा दिल्ली एम्स जा ही नहीं सकता। इसके बावजूद, क्योंकि उसके 720 नंबर है, इसके बावजूद भी वो दिल्ली एम्स में नहीं जा सकता। अब बताओ अगले साल तैयारी क्या सोच के करेगा, क्या सोच के तैयारी करने वाला हो, क्योंकि 720 में 720 ला चुका है। तो ये इस तरह के हाल यहाँ पे चल रहे हैं। ये इतनी सारी विसंगतियाँ आ क्यों रही है? ये आ रही है एक मिसमैनेजमेंट के कारण ही विसंगति आ रही है। अगर आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं है तो पेपर के लेवल को बढ़ा दो, सीटों को बढ़ा दो, कुछ तो करो। ऐसी चीज़ों में फंसाने वाली चीज़ें कर क्यों रहे? मोटिवेशन क्या है बच्चे के पास पढ़ने का, वो एक बात है। इसके बाद मैंने आपको ये बात बता दी, रैंकिंग विल बी गिवन बाय द एप्लीकेशन नंबर, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। एप्लीकेशन विंडो वाज ड्रामेटिकली ओपन, आपको अगर याद होगा 9 और 10 तारीख के बीच में, ये एक पॉइंट है जिसको लोग कम यूज़ कर रहे हैं बोलने में, लेकिन मैं इसको थोड़ा उठाना चाहता हूँ यहाँ पर।
9 और 10 तारीख के दिन जब अप्रैल के महीने में आपने देखा कि ड्रेस्टिकली हुआ कि भाई एक दिन के लिए फिर से विंडो ओपन हो गई है। ऐसा मेरी नज़र में अभी हुआ नहीं, हो सकता है इतिहास में पहले भी कभी ऐसा हुआ हो ये एनटी के द्वारा, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा लगभग इसी बार हुआ कि अचानक से फॉर्म की सारी क्लोजिंग हो चुकी थी और उन्होंने बोला कि भाई करेक्शन के बाद भी उन्होंने बोला अभी फिर से भर सकते हो फॉर्म 10 तारीख तक। तो इसमें ऐसे कौन से लोग थे जिन्हें दोबारा से फॉर्म भरवाने की जरूरत पड़ गई लास्ट टाइम पे? ये भी एक सोचने की बात है कि भाई ऐसा स्पेशल क्या हो गया तुम्हारे पास, क्यों कमी हो रही थी क्या? मतलब बच्चे कम आ रहे थे क्या? ऑलरेडी 20-22 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया था, तो क्यों अलग से तुम्हें ऐसा करना पड़ा कि भाई लास्ट दिन हम खोल देते हैं? मतलब स्पेसिफिक रीजन क्या है? आरटीआई में ये भी आना चाहिए कि क्यों खोला गया, ये भी आनी चाहिए बात। उसके बाद पेपर लीक, न्यूज़ वॉज इन द एयर। उस समय पे जब पेपर 5 तारीख को तुम्हारा था, 4 तारीख तक ये खबरें आ चुकी थी कि पेपर लीक हो चुका है। लेकिन जैसे कि मैं है और बहुत भी लोगों ने ऐसे ही सोचा, हल्के में लिया, जैसे मैंने भी हल्के में लिया, क्योंकि मैंने कहा यार नेशनल लेवल का एग्जाम है और ऐसी बातें चलती रहती हैं ताकि स्टूडेंट्स को बरगलाने के लिए ऐसी बातें चलती है। लेकिन इस तरह की बात चली थी और टेलीग्राम में बताया जा रहा है कि 500, 600, 700 रुपये में टेलीग्राम में पेपर लीक भी हुए थे। अब उनमें सच्चाई कितनी है वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन इस तरह पे अगर ये बात चली थी, एनटीए ने इसमें क्या कदम उठाया, ये अपने आप में एक सवाल होना चाहिए। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कि ये बातें मैंने आपसे डिस्कस की, हर एक बात पर क्या हमारे एडटेक्स जो एडटेक्स हैं, जिन पे लाखों करोड़ों बच्चे भरोसा करते हैं आज की डेट में, क्योंकि इससे बेस्ट मीडियम कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि एक बारी के लिए ना, अगर एक नॉर्मल कोचिंग सेंटर हो, जैसे मैं एक कोचिंग सेंटर रन करता हूँ, उस कोचिंग सेंटर में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, 50-100 बच्चे पढ़ते हैं। मैं 50-100 बच्चों से लेकर रिवॉल्यूशन तो नहीं ले आऊंगा ना, क्रांति तो खड़ी कर दी दूंगा ना। मेरे 50-100 बच्चे की बात कौन सुन रहा? मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं सुन पाएंगे, वहाँ तो नेशनल लेवल की बात है। तो भाई उसका सीधा करारा जवाब सिर्फ और सिर्फ एडटेक था, क्योंकि एडटेक के पास वो रीच है। उनके पास एडटेक्स जो होते हैं, जैसे अलग अलग एडटेक्स होते हैं, इनके पास इतनी बड़ी मात्रा में, इनके पास अपनी लीगल टीम्स होती है, इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, इनके पास चीज़ों को समझने वाले काउंसलर्स होते हैं। क्या वो नहीं समझ सकते जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ, जो बात मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ अपने पिछले 5-6 साल के अनुभव से? क्या वो लोग 25-30 साल के अनुभव से इन बातों को नहीं बोल पा रहे? लेकिन तवज्जो नहीं दे रहा कोई। बोल तो दे रहे हैं हल्के में आके कि हाँ ठीक है, एक स्टूडेंट सिंपैथी लेने के लिए, लेकिन भाई इस पर कूद क्यों नहीं रहे हो? ढंग से तरीके से क्यों नहीं कूद रहे हो? क्यों इस मामले को गहराई पे क्यों नहीं ले जा रहे हो? क्योंकि आप सिर्फ उस बच्चे को लेके बैठ गए, सिर्फ 720 में 720 आए, बहुत अच्छी बात है, उसने मेहनत की, ठीक है, आ गए। तो बाकी बच्चे झक थोड़ा मार रहे थे, वो भी तो मेहनत कर रहे थे। उन्होंने जितनी उनको सुविधाएं मिली, जैसी सिचुएशंस बनी, जैसा सिनेरियो था, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म किया। अगर बच्चा 630 नंबर भी ला रहा है तो अपनी मेहनत की, अपनी दम के लाया वो, तो उस 630 मार्क्स वाले को आप इतने नगण्य क्यों मान दे रहे हो? तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? एथिकल एक्शंस में मेरी ये गुजारिश है कि अगर सारे स्टूडेंट आ जाए ना, कोई नहीं चाहिए आपको, अगर आप खुद पे अगर आ जाओ ना, कि स्टूडेंट कम्युनिटी अगर अपने आप पे आ जाए, जो ये 25 लाख बच्चे थे, अगर ये दम निकालने पे आ जाए अपना, एथिकल एक्शन में कुछ नहीं है, स्पीड पोस्ट करो। जैसे मैं बताया ना, मैंने लेटर लिखे थे, ये रिजल्ट इनके ना, फिर आते हैं मैसेजेस, आप लेटर भेजते हो तो उनको देना पड़ता है, क्योंकि आप स्पीड पोस्ट वगैरह करते हो, आपके पास नंबर वगैरह होता है कि हमने ये भेजा था, आपने इस पर कार्रवाई नहीं करी वगैरह। तो आप एथिकल एक्शन के तौर पर एक एथिकल वे में सभी के सभी स्टूडेंट अगर एक कम्युनिटी मिले, ज्वाइन करे और वो आपस में एक लेटर, स्पीड पोस्ट के जरिए लेटर भेजे, पहले वाला एक्शन ही करे। और एक बारी में खुद ही सोचो, जो इनके डीजीपी हैं, क्योंकि ये जो विभाग है आपका एनटीए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, मिस्टर सुबोध सिंह इस तरह का उनका नाम है, वो आईएएस ऑफिसर हैं और वो इसके चीफ हैं, यानी कि कह सकते हैं हम डायरेक्टर जनरल हैं एनटीए के। तो वो खुद एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने GS4 पढ़ा होगा, उसमें एथिक्स एक नाम का सब्जेक्ट होता है। एथिक्स में यार यही तो चीज़ सिखाई जाती है, एथिकली क्या होता है। क्या हमें सिर्फ एथिक्स कॉपी में आंसर लिखने के लिए है क्या यहाँ पे मैं दिखाई नहीं दे रहा कि सारी चीज़ें एथिकली इनकरेक्ट है? अगर आपको लगता है कि, अगर मैं बोलता हूँ एनटीए को लगता है कि सारी बातें उनकी सही है और हम लोग फर्जी बातें बोल रहे हैं, या फिर हम लोग खाली फालतू में उन पर ब्लेम कर रहे हैं, अगर ऐसा एक बारी में लगता है, तो क्या मैं फालतू बोल रहा हूँ? कि इतने स्टूडेंट्स जो हल्ला मचा रखा है लाखों बच्चों ने, क्या वो फालतू बोल रहे हैं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? मुझे लिटरली पेरेंट्स कॉल करके बता रहे कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई कि हमारा बच्चा पिछले 2 साल से लगातार कॉपी में घुस रखा था, कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं था, सब कुछ से वो बिल्कुल कट ऑफ हो रखा था। उसके बावजूद हम देखने आते थे उसे पढ़ाई में, वो हमें मिलता भी, सोता हुआ भी हमें टेबल में पड़ा हुआ मिलता था। फिर हमें ये भी लगता था कि यार एक कैसी प्रिपरेशन करने लग गया बच्चा, लेकिन हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसको रिटर्न मिलेगा, बाद में भविष्य बन जाएगा। और ये देखकर उन्हें लग रहा है कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने बच्चों को नीट जैसे एग्जामिनेशन की ओर भेज के, और वो बच्चा डिमोटिवेट हो चुका है, और वो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी डिमोटिवेट हो चुका है, अगले आने वाले एग्जाम में भी उसका भरोसा नहीं रहने वाला। तो ये चीज़ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक तो वो काम हो सकता है। स्पीड पोस्ट, जब आप सोचो कि लाखों लाखों लोगों की स्पीड पोस्ट उनके वहाँ जाएगी, ऑफिस में जाएगी, पर्सनली उनके पास जाएगी, उनके नाम से जाएगी, तो क्या कुछ होगा नहीं इसका असर? हो सकता है। दूसरा एक्शन है, आप बोलोगे सर ये लेट लग जाएगा, लीगल एक्शन ले सकते हो, सीधे आरटीआई लगा सकते हो। जो ये क्वेश्चन पूछे हुए इन आरटीआई में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो हमारा चला हुआ था, उसके तहत आप जवाब दे सकते हो। जवाब देना पड़ता है, जिम्मेदारी होती है उस विभाग की, जवाब देना ही देना पड़ता है 30 दिनों के अंदर अंदर, और जल्दी आ जाता है जवाब। तो यहाँ पर आप आरटीआई एक्शन लगा सकते हो। अगला है भाई सोशल एक्शन, इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, और जितना ही टाइम लेंगे इतने दिनों में चीज़ें ठंडे बस्ते में पड़ जाएंगी। सोशल एक्शंस में आता है
कि जो भी ना आपके कोचिंग सेंटर्स हैं, जहाँ भी आप कोचिंग सेंटर जाते हो, क्योंकि मैं ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो बन रहा है सर कोचिंग सेंटर ओनर्स के लिए या फिर कोचिंग सेंटर्स की फैकल्टीज़ के लिए, जो पेरेंट्स होता है उनके लिए, अभी देखो कॉल आ रहा है, कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं ये लोग अपने कंधों पे बात लें। क्योंकि क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि आपके वहाँ से रैंक निकली थी अच्छी? क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि आपका बच्चा जो अभी बहुत मेहनत कर रहा था वो अगर पीछे रह गया तो उसके पीछे कारण कुछ और रहा होगा? भाई ट्रस्ट करो बच्चे पे, ऐसा मत सोचो कि उसने गलत कर दिया होगा। क्योंकि एक दो बच्चे, जैसे मेरे टाइम की सिचुएशन थी ना, उस समय तो मैं अकेला था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत ट्रस्ट था अपने आप पे, तो मैं बताना भूल गया, 500 रुपये देने पड़ते थे एक कॉपी के उन दिनों। तो 5 कॉपी मंगाई थी, 2500 रुपये दिए थे उनको, तब जाके उन्होंने कॉपी दी, फ्री में नहीं दी थी आरटीआई में भी। तो कहना ये चाहता हूँ मैं कि अगर सारे कोचिंग सेंटर से एक बार प्रेशर बनाने की कोशिश करें, सारे कोचिंग सेंटर ये काम करें, भाई बच्चा नहीं कर सकता ये काम, आप तो कर सकते हो, लीगल एक्शन वगैरह, आरटीआई एक पूरी तरीके से आरटीआई लिख दो, सारे बच्चों के सिग्नेचर करा दो, एक रेफरेंडम बना दो उसका और उसको भेज दो वहाँ पर। कोचिंग सेंटर्स कर सकते हैं, ये भी एक लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन इनसे बड़ा लेवल जो आज की डेट में है वो है एडटेक्स का। एडटेक्स को आप देख रहे हो कि एडटेक्स पूरे ऑनलाइन में छाए हुए हैं, पूरे ऑफलाइन में छाए हुए हैं। ऑनलाइन में छाए हुए इन्होंने जगह जगह अपने ऑफलाइन सेंटर्स बना रखे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत सुंदर। लेकिन अभी क्या जरूरत नहीं, हमें अभी बहुत जरूरत है। क्यों इसलिए जरूरत है ना, क्योंकि जो 25 लाख बच्चे हैं ना, कल 2.5 लाख बच्चे भी पेपर देने नहीं आएंगे, आपको पता है। अगर ऐसे ही चलता रहा, 25 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं आज, कल 2.5 लाख बच्चे पेपर देने नहीं आएंगे, और जब बच्चे पेपर देने नहीं आएंगे सारी इंडस्ट्री ठप बैठ जाएंगी, तो फिर क्या कर लोगे? कहीं ना कहीं आपके पर्सनल इंटरेस्ट का मामला है। अगर बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे तो वो फ्यूचर में भी यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, और कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें सही रहेंगी। तो ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि एथिकली आप करेक्ट हो रहे हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए एक स्ट्रैटेजी का मौका है कि इसको भुनाओ, इसको स्टूडेंट्स की मदद में लगाओ। ये सारे अटैक्स हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इनको आप टैग करो। या टैग करके क्या होगा कि आप इन सबसे कनेक्टेड थे ना पर्सनली। मैं बोलना चाहता हूँ अगर कोई एजुकेटर भी इन देख रहा है जो कि इन अटैक से एसोसिएटेड है, आपको कदम उठाना चाहिए अपनी तरफ से। आप एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं, मैं मतलब एक विनम्रता के साथ आपसे बोल रहा हूँ, सिर्फ एक बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो, मैं कह रहा हूँ कि देखिए हमें समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है अभी, और ये सिर्फ ऐसे वाला सवाल नहीं कि भाई एक साल खराब हो गया, नहीं, आगे डार्कनेस ही डार्कनेस है, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। अब करे क्या बच्चा वाली सिचुएशन है, उस बच्चे को एक मोटिवेशन मिल पाएगा यहाँ से। आप आगे आके हम यहाँ पे आके कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर दे, उससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मोटिवेशन टूट के रह जाएगा। मुझे लगता नहीं, अगर ये मामला इस ऐसे का ऐसा रह गया, अगर रीनीट एग्जामिनेशन नहीं हुआ या फिर एनटीए ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो भाई 2000 मुझे भी खुद भरोसा नहीं हो रहा कि मैं भी अपनी क्लासेस मुझे लगता है ठप ही कर दूंगा। अभी मैंने फ्री कोर्सेज चलाने चालू किया, मेरी रोज़ क्लासेस चलती है। आज ही के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा फर्स्ट लेक्चर होने वाला था, क्योंकि बेसिक मैथ्स में पढ़ा रहा था, फिजिक्स का पहला लेक्चर होने वाला था क्लास 11 का। और ऐसी सिचुएशन में मैं किस मोटिवेशन के साथ आज बच्चों को पढ़ाऊंगा लाइव आके, जब मैं पढ़ाता हूँ अपनी इस क्लास में प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में, तो मैं किस आधार पर मैं पढ़ाऊंगा? मैं क्या बोलूँगा बच्चे को कि भाई मैं तुझे 720 में 720 दिला दूंगा, फिर भी तेरा दिल्ली एम्स नहीं आएगा, ये बोलूँगा? तो आप खुद सोच सकते हो कि सिचुएशन इस तरह की है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कुछ तो फर्जीवाड़े हुए ही हुए हैं। मतलब कुछ बातें सही हो सकती है, कुछ बातें ठीक है। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगर हम गलत हैं, अगर स्टूडेंट कम्युनिटी गलत है, क्यों ना एक बार एनटीए के जो डीजी हैं, एनटी के जो डीजी हैं, जो मिस्टर सुबोध सिंह है, मिस्टर सुबोध सिंह को मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे IAS ऑफिसर है, बहुत विद्वान है ये। अगर ये आकर एक नॉर्मल सी पब्लिक एक आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, पहले एनटीए एक दाखिल कर दे कि भाई आपकी क्वेरीज क्या, जैसे मैंने बताई ऑलमोस्ट सबकी क्वेरीज यही हैं जो मैंने डिस्कस की है, एक आध एक पॉइंट छूट गए आप नीचे लिख सकते हो। उन क्वेरीज को लिया जाए और उन क्वेरीज को ये चलो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस मत भी करो, एक यूट्यूब चैनल में डाल दो, अपना ऑफिशियल जो आपका वेबसाइट होती है उसमें एक वीडियो में एक एक पॉइंट को लेकर उससे समझा दो। मैं लिटरली, क्योंकि हो सकता है मैं ना समझ हूँ, ऐसा हो सकता है कि मुझे समझ में ना आई हो बातें, बिल्कुल हो सकता है, मैं माफ़ी भी मांग लूँगा। लेकिन अगर ये पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस करें, इन पॉइंट्स को अगर आप एक्सप्लेन कर दो ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है, जो असल में मुझे प्रॉब्लम हो रही है समझ में, वैसे ही बच्चों को हो रही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत ही हो, आप सही हो सकते हो, लेकिन आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो उस बात को जो मैंने पूछे कुछ पॉइंट्स। और ऐसे ही हर कोई पूछ रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या, मेरे पास एक मौका है छोटा सा कि मेरा एक हल्का सा यूट्यूब चैनल है, छोटा सा, बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं, लेकिन इतना है कि यार, इतना है कि मैं छोटी सी आवाज़ तो उठा सकता हूँ। मतलब मुझे पता है कि मैं एक दिए के बराबर जल रहा हूँ, लेकिन इतना तो है कि अंधेरे को कम से कम कुछ तो कम कर सकता हूँ, बस उतना ही कर रहा हूँ। एक छोटी सी, एक जो मैं कह सकता हूँ कि रे ऑफ होप आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट तक। अगर ये बात जाती है, अगर मेरी ये बात एटलीस्ट यहाँ तक पहुँचती है, तो मेरे सिर्फ आप लोगों से यही विनम्रता से निवेदन है एनटीए से कि ये एक भरोसे का सवाल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर भी, आपकी जो एजेंसी है उस पर भी भरोसे का सवाल है, स्टूडेंट का भी अपने फ्यूचर के साथ जो उसके कॉम्प्रोमाइज़ है उसका भी सवाल है। बहुत कुछ है यार, अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता, मैं जितना कुछ कह सकता था मैंने अब इसके बारे में कह दिया। आई होप आप इन चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाओगे। अब जब टैग करते हो ना आप किसी को, इनको टैग करना,
ठीक है, इनको टैग करने की कोशिश करो। एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर मैंने आपको नाम बताया, इन तक पहुँचने की कोशिश करें। जब आप इन तक पहुँचेंगे डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट तक सर ऐसे ही नहीं पहुँचे होंगे, उन्होंने बहुत कुछ मेहनत की होगी खुद, और वो डेफिनेटली मेहनत को समझेंगे बच्चों की, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बस कमी है यहाँ तक बात पहुँचने की, यहाँ तक बात पहुँचाओ। और इन लोगों को मैंने बोल दिया, इनको बताने की जरूरत, इनको टैग करने की तक जरूरत नहीं है यार, क्या पता नहीं है कि क्या चल रहा अड़ोस पड़ोस में। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप कि आपको जो कुछ आपको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, वो डेफिनेटली आपको मिल के रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर शुरुआत में आपने पावर नहीं लगाई अभी ये 2-3 दिनों के अंदर, फिर ये मामला ठंडा हो जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। गुड बाय।